एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक मौसी मेहरा के मकान से बाहर आकर रक्शे में बैठ गया। रक्षा चल पड़ा। रक्षा चलने के बाद ही शारिक ने ड्राइवर को बताया था कि उसे कहां जाना है। तकरीबन 40 मिनट के बाद रक्षा सुहेल के रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। शारिक ने रक्षे वाले को किराया दिया और नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में झांका। सुहेल काउंटर पर नहीं था। वो साथ वाले दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर का दरवाजा बंद था मगर अंदर रोशनी नजर आ रही थी। शारिक ने हौले से दस्तक दी तो फौरन ही अंदर से निस्वानी आवाज आई। कौन है? शारिक ने सरगोशी में कहा, मैं हूँ शारिक। दरवाजा फौरन ही खुल गया। सामने समीना खड़ी थी। वो कुछ देर तक मुतवहश निगाहों से शारिक की तरफ देखती रही, फिर वालेहाना अंदाज में उसके करीब आ गई। शारिक ने उसे अपने से अलग करते हुए पूछा, सुहेल कहाँ है? समीना ने जवाब दिया, नीचे रेस्टोरेंट में होगा। शारिक ने कहा, रेस्टोरेंट में नहीं है, शायद कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है समीना, दरअसल मैं ये समझा था कि तुम वहां से भाग गई हो। समीना बोली, मैंने कोशिश तो की थी मगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे मालूम है। तुम रात को ही अक्कू को कत्ल करके भाग गई थी। समीना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बोली, तुम्हें कैसे पता चला? शारिक ने जवाब दिया, ऐसी खबरें ज़ेरे ज़मीन दुनिया में बड़ी तेजी से सफर करती हैं। कुछ देर बाद सुहेल भी आ गया। शारिक को देखकर उसे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी और फिर तकरीबन 1 हफ्ते तक शारिक और समीना उसी कमरे में महदूद रहे। रात को वो हवाखोरी के लिए थोड़ी देर को छत पर चले जाते। अच्छी खुराक और मुनासिब देखभाल से शारिक बड़ी जल्दी सेहतयाब हो रहा था। उसकी कमजोरी दूर हो रही थी। सुहेल हर लिहाज से उन दोनों का ख्याल रखे हुए था। और फिर 7वें दिन वो सुहेल से रुखसत होकर शामनगर वाले मकान में आ गए। 2 दिन जहां रहे और फिर तीसरे दिन शारिक ने मुजंग वाले डेरे पर जाने का फैसला कर लिया। समीना भी उसके साथ थी। वो अपने असल रूप में थी, अलबत्ता उसने चादर ओढ़ रखी थी। शारिक ने भी चादर ओढ़ ली। नौलखा और गामा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। वो दोनों शारिक को अब तक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। गामे की इत्तला के मुताबिक माझा गुज्जर और उसके आदमी समीना और शारिक की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में घूम रहे थे। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि कोचवान बाहर से दौड़ता हुआ आया। वो बुरी तरह बदहवास हो रहा था। गामे ने उसे घूरा। बोला, क्या हुआ सिराज, तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हैं क्या? सिराज ने हाँपते हुए कहा, माझे गुज्जर के आदमी चारों तरफ से तवेले को घेरे में ले रहे हैं। गामा एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ओह। फिर बोला, शारिक बाबू, तुम समीना को लेकर मजार में चले जाओ और नौलखे तुम मेरे साथ आओ। शारिक कमरे से निकला और समीना का हाथ पकड़कर मजार की तरफ दौड़ता चला गया। वो मजार वाले चबूतरे पर पहुंचे ही थे कि फायरिंग शुरू हो गई। समीना का खौफ के मारे बुरा हाल था। अगर रात का अंधेरा न होता तो शायद उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की जाती। शारिक उसका हाथ पकड़े मजार में दाखिल हो गया और फिर उसने तहखाने का खुफिया रास्ता खोल दिया। कब्र का तावीज़ संदूक के ढकने की तरह खुलता देखकर समीना को बड़ी हैरत हुई। शारिक उसे लेकर कब्र में उतर गया। समीना का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों जैसे ही निचली सीढ़ियों पर पहुंचे, कब्र का तावीज़ बंद हो गया। शारिक उसका हाथ पकड़े सीढ़ियां उतरता चला गया और जब वो तहखाने में पहुंचे तो यहाँ असलहे की पेटियां और अलमारियों में सजे हुए हेरोइन के पैकेट देखकर हैरत की ज्यादती से समीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुड़कर शारिक की तरफ देखा। शारिक के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। माझा गुज्जर वाकई पागल हो गया था। उसे सुबह 4 बजे अक्कू के कत्ल और समीना के फरार की इत्तला मिली। वो उस वक्त दरोगे वाला में हाजी की कोठी पर था। हाजी से प्रोग्राम कल शाम से ही तय था। दरअसल उसने हाजी के साथ मिलकर भी कुछ कारोबार शुरू कर रखा था और उस रात उनका कुछ माल सरहद पार जाने वाला था। हाजी और उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि माल की रवानगी से 1 घंटा पहले सरहद के एक मखसूस मकाम पर तैनात सरहदी मुहाफिजों से मुलाकात करके अपने आदमियों को ग्रीन सिग्नल दें और उनके आदमी माल लेकर सरहद पार कर जाएं। सरहदी मुहाफिजों से पहले ही तय था, सिर्फ ग्रीन सिग्नल लेना था ताकि ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। सरहद पार माल वसूल करने के लिए उनके भारतीय एजेंट मौजूद होते थे। उनका माल बरकी की तरफ से जाने वाला था। बरकी से जरा आगे सरहद पार करके माल भारतीय एजेंटों के हवाले कर दिया जाता, जो तरन तारन से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते। हाजी से माझे गुज्जर का ये प्रोग्राम तय हो रहा था कि अक्कू 1 बजे उसकी कोठी पहुंच जाएगा
यहाँ से वो माझे की गाड़ी पर बरकी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अक्कू को भी माझे के साथ जाना था और माझा गुज्जर नहर वाली कोठी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस रोज सुबह अक्कू ने ही उसे इत्तला दी थी कि शारिक को एक खूबरू नौजवान के साथ देखा गया है और अक्कू ने वादा किया था कि वो शाम तक उन्हें तलाश करके माझे के कदमों में ढेर कर देगा। शाम तक तो अक्कू शारिक का सुराग न लगा सका। 10 बजे के करीब एक आदमी ने आकर इत्तला दी कि शारिक उसी खूबरू नौजवान के साथ गुलबर्ग में मेन रोड पर वाक़े कबाबीश में गया है। उस वक्त माझा गुज्जर भी कोठी में मौजूद था और वो जानता था कि कबाबीश में जाने वाला कोई शख्स 1 घंटे से पहले वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहां ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लगी होती थी कि अपनी बारी का इंतजार करने में 1 घंटा तो लग ही जाता। माझे गुज्जर ने 2 और आदमी अक्कू के साथ रवाना कर दिए। इस तरह इत्तला देने वाले समेत उनकी तादाद 4 हो गई। वो लोग कार में थे। कबाबीश तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर न लगी। गाड़ी उन्होंने दूर ही खड़ी कर दी। अक्कू खुद गाड़ी से उतरकर कबाबीश का चक्कर लगाया था और उसे इत्मीनान हो गया था कि शारिक और उसका साथी कबाबीश में मौजूद थे। वो लोग गाड़ी में बैठे इंतजार करते रहे। उन सब की नजरें कबाबीश वाले बंगले के दरवाजे पर थीं। 11 बजे के लगभग शारिक अपने साथी के हमरा कबाबीश से बाहर निकला। उन्हें फौरन ही एक रक्षा मिल गया और वो रक्षे में बैठकर मुखालिफ समत में रवाना हो गए। अक्कू की गाड़ी भी हरकत में आ गई। स्टीयरिंग के सामने वही शख्स बैठा हुआ था जो इत्तला लेकर आया था। कार शारिक के रक्षे का ताक़ुब करती रही। सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम ही था। तकरीबन निस्फ मील के बाद रक्षा जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल से आगे निकला, अक्कू ने ड्राइवर को कार को आगे बढ़ाकर रक्षा रोकने की हिदायत कर दी। कार की रफ्तार एकदम तेज हो गई और फिर रक्षे से आगे निकलकर इस तरह रुक गई कि रक्षा ड्राइवर को रिक्शा रोकना ही पड़ा। और फिर जो कुछ भी हुआ अक्कू उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अक्कू और उसके साथ ही मुसल्ला थे। तादाद में भी वो ज्यादा थे, मगर नतीजा जो कुछ भी निकला वो अक्कू की तवक्को के खिलाफ था। उसका न सिर्फ एक साथी मारा गया था बल्कि शारिक भी भाग निकला था। शारिक जख्मी हुआ था, लेकिन वो जिस तरह भागा था उससे अक्कू को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई थी कि गोली किसी ऐसी जगह लगी थी जो उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। अक्कू और उसके साथी अगर कोशिश करते तो उस कोठी में शारिक का पीछा करके उसे पकड़ सकते थे, मगर अक्कू अपने साथी की मौत और शारिक के फरार से शायद घबरा गया था। शारिक का साथी उनके कब्जे में आ गया था। वो उसको लेकर कार में वहां से भाग निकले। उन्होंने अपने साथी की लाश उठाने की भी जरूरत न समझी और जब अक्कू शारिक के साथी को लेकर आया तो माझा गुज्जर सूरत हाल जानकर एकदम बरहम हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अक्कू की गर्दन मरोड़ दे। ये उनकी बुज़दिली ही तो थी कि शारिक भाग निकलने में कामयाब हो गया था। उस वक्त माझे गुज्जर का एक एजेंट महर भी वहां बैठा हुआ था। महर पहले छांगे से माल लिया करता था। वो शारिक को भी जानता था, लेकिन छांगे की मौत के बाद वो माझे गुज्जर की तरफ आ गया था। मगर चंद रोज बाद ही उसने महसूस कर लिया था कि माझे गुज्जर का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं। न जाने उसके दिल में ये बात क्यों आ गई थी। हालांकि एजेंटों में से वो वाहिद आदमी था जिसे माझा गुज्जर अपनी उस कोठी तक लेकर आया था। उस कोठी के बारे में तो उसके 2-3 खास आदमियों के सिवा किसी को भी पता नहीं था। और जब शारिक के साथी से पूछगिछ के दौरान उसकी कमीज फट गई और ये इंकशाफ हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है, तो उसे बड़ी हैरत हुई थी कि ये जवान और खूबसूरत लड़की मर्दाना भेस में शारिक के साथ क्यों घूम रही है। समीना ने उसे एक फर्जी कहानी सुना दी और माझे गुज्जर ने उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। वो इतना बेवकूफ तो नहीं था कि उस लड़की की बातों में आ जाता। समीना की असलियत जानने के बाद महर की आंखों में हवस की चमक उभर आई। वो अय्याश आदमी था। उसने समीना के बारे में अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन माझा गुज्जर स्मगलर और बदमाश होने के बावजूद औरतों के बारे में एक मुख्तलिफ राय रखता था। उसकी जिंदगी में बड़े मौके आए थे, लेकिन उसने बीवी के अलावा किसी और औरत की तरफ ऐसी नजरों से न देखा जिनमें हवस आमेजी हो। समीना अगरचे उसके बदतरीन दुश्मन की साथी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके जहन में समीना के बारे में ऐसा कोई ख्याल न आया। और जब महर ने समीना के बारे में दिल की बात कही तो माझे ने उसे कोठी से चले जाने को कहा था और महर ने जाते जाते एक ऐसी बात कह दी थी जिसे माझा गुज्जर सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर बर्दाश्त कर गया। महर उस वक्त तो चला गया था, लेकिन वो इसे अपनी तौहीन समझता था और उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि माझे से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। माझे गुज्जर ने समीना की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था कि वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए शारिक से मोहब्बत का ढोंग रचा रही है। समीना बहरहाल कोई भी हो, उसने फौरन ही ये मंसूबा बना लिया था कि शारिक पर हाथ डालने के लिए समीना को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं था। उसने ये तय किया था कि कल सुबह शारिक के मुजंग वाले डेरे पर समीना के बारे में पैगाम भेज देगा। उसने अक्कू को समीना के बारे में हिदायत देकर वहीं छोड़ दिया था और बाहर निकलते वक्त उसने चौकीदार को भी हिदायत कर दी थी कि वो कंपाउंड में कुत्ते खोल दे और ख्याल रखे कि कोई गड़बड़ ना होने पाए। माझा गुज्जर जब दरोगा वाला में हाजी की कोठी पर पहुंचा तो 1 बजने वाला था।
हाजी उसी के इंतजार में बैठा था। वो फौरन ही हाजी की गाड़ी पर बरकी रवाना हो गए। यहाँ मामला बखैर खूबी तय हो गया और उनके आदमी माल लेकर सरहद पार कर गए। वो माल तकरीबन 12 लाख रुपए की मालियत का था और उसमें कम से कम 4 लाख रुपए मुनाफे की तवक्को थी। 2 लाख हाजी के हिस्से में आता और 2 लाख माझे गुज्जर के। एक रात का ये मुनाफा खासा माकूल था। उतना ही माल अगली रात भी जाने वाला था। वो लोग जब हाजी की कोठी पर पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। माझा गुज्जर बुरी तरह थक गया था। हालांकि वो इस किस्म की भाग दौड़ का आदी था, लेकिन आज उस पर थकन सवार हो गई थी। हाजी की कोठी पर वापस आकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो सोफे पर लेट गया। उसकी आंख लगी ही थी कि हाजी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। वो उठकर आंखें मलते हुए बोला, क्या बात है यार हाजी, क्या कयामत आ गई है, सोने क्यों नहीं देते? हाजी बोला, बिल्लू आया है। वो जो खबर लेकर आया है तुम्हारे लिए कयामत से कम नहीं होगी। बिल्लू? ये नाम सुनते ही माझे गुज्जर के दिमाग पर तारी नींद का खुमार गायब हो गया। बिल्लू उसकी नहर वाली कोठी का चौकीदार था। वो अक्कू और बिल्लू को बताकर आया था कि हाजी की तरफ जा रहा है और रात उसी के साथ रहेगा। अक्कू को तो मालूम ही था, क्योंकि वो तो खुद भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन समीना की वजह से वो उसे छोड़ गया था। और उस वक्त बिल्लू की आमद का सुनकर माझे का माथा ठनका। माझा बोला, कहाँ है बिल्लू, क्या खबर लाया है वो? ये कहते हुए वो एक झटके से सोफे से उठ गया। हाजी ने कहा, बाहर बरामदे में खड़ा है, जाकर पूछ लो। माझा गुज्जर नंगे पांव ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे में आ गया। बरामदे के एक सुतून से टेक लगाकर खड़ा था। वो माझे को देखकर एकदम सीधा हो गया। माझे ने उसे देखते ही पूछा, क्या बात है बिल्लू, क्या हुआ? बिल्लू बोला, उस्ताद वो कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब से खौफ के तासुरात नुमाया थे। माझे ने उसे घूरा, बोला, बताता क्यों नहीं, क्या बात है? बिल्लू ने रुक रुक कर कहा, उस्ताद अक्कू कत्ल हो गया। माझा गुज्जर धाड़ा, क्या बकवास करते हो, किसने कत्ल किया उसे? कोठी पर हमला हुआ था क्या? बिल्लू बोला, नहीं उस्ताद, लड़की ने उससे गला घोंट कर मार दिया, उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। माझा गुज्जर भिन्ना गया, क्या बक रहे हो, वो कमजोर और बुजदिल सी लड़की अक्कू जैसे आदमी का गला कैसे घोंट सकती है? बिल्लू ने जवाब दिया, पता नहीं उस्ताद, ये सब कुछ कैसे हो गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मैं कोठी के पिछली तरफ गया था। कुत्ते ऊपर देखकर मुंह उठाकर भौंक रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वो लड़की छत के रास्ते टाली की शाखों के जरिए कोठी की दीवार के बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने गोली चला दी, मगर वो दीवार के बाहर छलांग लगा चुकी थी। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं समझ सका कि ये वही लड़की थी जिसे अक्कू पकड़ कर लाया था। मैं उसे कोई चोर ही समझा था। मैं चोर चोर का शोर मचाता हुआ कोठी से बाहर निकल कर भागा। दूसरी कोठियों से भी लोग शोर सुनकर बाहर आ गए थे। वो भी उसे तलाश करने लगे। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इतने शोर के बावजूद अक्कू बाहर क्यों नहीं आया। मैं वापस आकर दरवाजा खटखटाने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब न मिला। एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी, मैं अंदर कूद गया। वो लड़की अंदर कहीं मौजूद नहीं थी। फिर जब मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर अक्कू की लाश पड़ी थी। उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी और उसकी जबान बाहर निकली हुई थी। मैं उसकी लाश देख कर ही डर गया था उस्ताद। माझा गुज्जर बड़बड़ाया, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर? बिल्लू बोला, हाँ उस्ताद, वो लाश अब भी वहीं पड़ी है। माझे गुज्जर ने पूछा, वहां कौन है? बिल्लू ने कहा, गेट पर साथ वाली कोठी का चौकीदार है उस्ताद, 2-3 और आदमी भी हैं। मैंने चौकीदार को मना कर दिया था कि किसी को अंदर न जाने दे। गुज्जर ने पूछा, किसी को बताया तो नहीं कि कोठी में कोई लड़की भी मौजूद थी? बिल्लू ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं उस्ताद, मैंने लोगों से यही कहा था कि चोर कोठी में घुस गया था। माझे गुज्जर ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो ड्राइंग रूम में आ गया। हाजी अब भी ड्राइंग रूम में खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ, किसने कत्ल किया है अक्कू को? माझा गुज्जर बोला, पता नहीं यार, हर बाजी उल्टी पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें बताऊंगा। माझे गुज्जर ने कहते हुए जूते पहने और बाहर आ गया। बिल्लू किसी पड़ोसी की मोटरसाइकिल लेकर आया था जो कोठी के बाहर खड़ी थी। बिल्लू बाहर चला गया और माझा गुज्जर पोर्च में खड़ी हुई अपनी कार में बैठ गया। मोटरसाइकिल आगे था और कार उसके पीछे। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उनमें से किसी को भी तेज रफ्तारी में दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। इस तरह उन्हें नहर वाली कोठी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त न लगा। कोठी के गेट के सामने पड़ोसियों का चौकीदार और 3 आदमी और थे। वो भी आसपास की कोठियों के मुलाजिम ही थे। माझा गुज्जर कार से उतरकर तकरीबन दौड़ता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। बिल्लू भी मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे दौड़ा। माझा गुज्जर अपने बेडरूम में आया तो खुनकी महसूस करते ही ठिठक गया। उसने एसी की तरफ देखा जो चल रहा था, फिर वो बेड की तरफ देखने लगा। उसकी लाश इस तरह पड़ी थी कि उसकी एक टांग नीचे लटकी हुई थी और बाकी जिस्म बिस्तर पर था। उसके गले में सुर्ख रंग की वो रस्सी लिपटी हुई थी जिससे उसकी बेटी खेला करती थी। अक्कू के होंठ खून आलूद थे, ठोड़ी और गर्दन पर भी खून जमा हुआ था और खून का एक धब्बा बिस्तर की चादर पर भी था। गालिबन सांस रुक जाने से फेफड़े फट गए थे और जब उसे छोड़ा गया था तो खून बह निकला था। माझे गुज्जर को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये सब कुछ किस तरह हुआ होगा। समीना जवान थी, हसीन थी
रात को कमीज उतारने की कोशिश में वो जिस तरह नीम बरहना हो गई थी, उसे देखकर अक्कू जैसे शख्स को अपने सिफली जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया होगा। उसने तन्हाई से फायदा उठाते हुए समीना को पटाने की कोशिश की होगी। कमरे का एसी चल रहा था और मुमकिन है समीना अपनी मर्जी से उस कमरे में आई हो, लेकिन वो अक्कू का दिल खुश करने के लिए नहीं आई होगी। उसे जब पता चला होगा कि अक्कू अकेला है तो उसने भी कोई मंसूबा बना लिया होगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब रही। उसकी बेटी के खेलने की ये रस्सी कल से इसी कमरे में बेड पर पड़ी थी। समीना ने मौके से फायदा उठाया था और रस्सी से अक्कू का गला घोंट कर भाग निकली थी। माजा गुज्जर कमरे से बाहर आ गया। बिल्लू हॉल में खड़ा था। उसने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सीढ़ियों का ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है उस्ताद। अक्कू को कत्ल करने के बाद वो उस तरफ से भागी थी। माजा गुज्जर छत पर आ गया। टाली की एक मोटी शाख छत तक पहुंची हुई थी। माजा गुज्जर को समझने में देर न लगी कि समीना ने अक्कू को कत्ल करने के बाद फरार के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया था। वो छत पर इधर उधर देखता हुआ दोबारा नीचे आ गया। उसने बिल्लू से पूछा, पुलिस को इत्तला दी? बिल्लू ने कहा, नहीं उस्ताद, पहले तो मैं लोगों के साथ उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता रहा, फिर तुम्हें बताने के लिए चला गया। माजा ने बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं पुलिस को इत्तला देता हूँ। एक और बात सुनो, रात को यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। वो कोई चोर था जो दरख्तों के जरिए छत के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था। वो चोरी करने की नीयत से आया था, लेकिन कमरे में सोए हुए अक्कू की आंख खुल गई। चोर ने अक्कू को रस्सी से गला घोंट कर हलाक कर दिया और छत के ही रास्ते दरख्तों के जरिए फरार हो रहा था कि कुत्तों की आवाज सुनकर तुम उस तरफ मुतवज्जे हो गए। तुमने दरख्त पर चोर को देखकर पहले ललकारा, फिर गोली चला दी, लेकिन चोर दीवार के दूसरी तरफ कूद कर भाग निकला। तुम मोहल्ले के लोगों के साथ चोर को तलाश करते रहे, फिर वापस आकर कोठी में दाखिल हुए तो यहाँ अक्कू की लाश पड़ी थी और फिर तुम मुझे इत्तला देने के लिए चले गए। समझ गए? माजा गुज्जर ड्राइंग रूम में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर मकामी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। ये टेलीफोन अभी 3 दिन पहले ही लगा था। वो पुलिस को इत्तला देने के बाद ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि अक्कू जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था, लेकिन वो बज़ाहिर नाजुक सी और बुज़दिल सी नजर आने वाली लड़की किस कदर चालाक और खतरनाक साबित हुई थी। माजे को अपनी हिमाकत पर भी ताव आ रहा था। उसने समीना को महज एक कमजोर और डरपोक सी औरत समझ लिया था जो उसके सामने खौफ से थर थर कांप रही थी, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि वो शारिक की साथी थी। शारिक का ख्याल आते ही उसके दिमाग में लावा सा खौलने लगा। वो पै दर पै उसे शिकस्त दे रहा था। वो शारिक को अपने सामने झुकाने के लिए चालें चल रहा था, लेकिन न सिर्फ ये कि हर चाल नाकाम हो रही थी, बल्कि बाजी उसी के खिलाफ पलट रही थी। सबसे पहले उसने निक्का पहलवान को पकड़ा था। वो निक्का पहलवान के जरिए शारिक का खुफिया ठिकाना मालूम करना चाहता था, मगर निक्के पहलवान ने जान दे दी थी। शारिक के बारे में कुछ नहीं बताया था। निक्का पहलवान की लाश गांव वाले डेरे पर गोबर में दबा दी गई थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही पुलिस ने उसके गांव वाले डेरे पर छापा मारकर लाश दरियाफ्त कर ली और उसके 2 आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। उसी रोज पुलिस को दरोगेवाला से शादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर फैक्ट्रियों के पीछे खेतों से एक आदमी की लाश मिली थी, जिसे बागबानपुरा के बदमाश और मनशियात फरोश बग्गे की हैसियत से शनाख्त किया गया था। माजा गुज्जर सिर्फ चंद घंटों के लिए रूपोश रहा था। उसने पुलिस को चढ़ावा चढ़ाकर उनकी तसल्ली करा दी थी कि वो कई रोज से गांव वाले डेरे पर नहीं गया था और ये कि निक्का पहलवान के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने अपने गिरफ्तार होने वाले आदमियों को भी तसल्ली दी थी कि वो परेशान नहीं हो, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेंगे। माजा गुज्जर को समझने में देर न लगी थी कि उसके गांव वाले डेरे पर पुलिस के छापे और बग्गे के कत्ल में शारिक का हाथ है। बग्गा किसी तरह शारिक के हाथ लग गया होगा और शारिक ने उससे निक्के के बारे में मालूम कर लिया होगा, फिर उसे भी कत्ल करके लाश खेतों में फिकवा दी। माजा गुज्जर इस सदमे से पूरी तरह संभलने भी नहीं पाया था कि उसके निस्बत रोड वाले अड्डे पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया और वो खुद भी उस अड्डे पर मौजूद था। पहले तो वो यही समझा कि मकामी थाने की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल चढ़ दौड़े होंगे, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ये छापा एक आला पुलिस अफसर की सरकर्दगी में मारा गया था और उसमें पुलिस के 2-4 नहीं, कम से कम 2 दर्जन मुसल्ला सिपाही शामिल थे। मुकाबले के दौरान ही पुलिस को मजीद कुमक पहुंच गई। इस दौरान माजा गुज्जर के 2 आदमी मारे जा चुके थे। माजा और उसके बाकी साथी बुरी तरह घेरे में आ गए थे। माजे ने एक के बाद दीगरे 2 दस्ती बम पुलिस की तरफ फेंके थे, जिनमें से एक तो फट नहीं सका था। दूसरा बम फटा तो पुलिस वाले भी गड़बड़ा गए थे और माजा इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए 2 साथियों समेत अकबी समत से फरार होने में कामयाब हो गया था। इस छापे के बाद माजे गुज्जर ने अपनी उस कोठी में पनाह ली थी, क्योंकि ये उसके ख्याल में महफूज तरीन पनाहगाह थी। इस दौरान माजा गुज्जर एक तरफ मुख्तलिफ आदमियों को बीच में डालकर पुलिस से मुकमुका की कोशिश करता रहा और दूसरी तरफ उसने अपने आदमियों के जरिए शारिक की तलाश जारी रखी।
पुलिस से तो मुकमका हो गया, लेकिन शारिक का कई रोज गुजरने के बाद भी कोई सुराग न मिला। वो तो इस तरह गायब हुआ था जैसे इस दुनिया में उसका कोई वजूद ही न रहा हो। और गुज़श्ता रात उसका सुराग मिला भी तो उसके आदमी उसे पकड़ने में कामयाब न हो सके। उसके बरक्स अक्कू के कहने के मुताबिक वो उनके एक आदमी को मार कर भाग निकलने में कामयाब हो गया। मांझे के आदमी शारिक के साथी को पकड़ लाए थे, जो मर्द की बजाय औरत साबित हुई थी। मांझा उसे एक कमजोर और डरपोक औरत समझकर अक्कू की निगरानी में छोड़कर चला गया, जो उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक निकली और अक्कू को कत्ल करके फरार हो गई। इस तरह गुज़श्ता रात भी उसके 2 आदमी मारे गए और उन दोनों का कत्ल वो शारिक के खाते में डाल रहा था। मांझा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से एक आदमी की आवाज आई, चौधरी साहब कहाँ हो भाई?